हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पूरे एक सप्ताह का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको देखेंगे और जो भी डिटेल है इसके अंदर उसको भी देखेंगे। इसके अंदर वही करंट अफेयर्स को टारगेट किया गया है जो एकदम ही आने वाले किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। 4 तारीख से लेकर 10 तारीख यानी पिछले संडे से सैटरडे तक का करंट अफेयर्स इसके अंदर है। सबसे पहला नेशनल, तो नेशनल करंट अफेयर्स के अंदर ये नेशनल करंट अफेयर्स है। इसके अंदर सबसे पहले जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उन्होंने महिला मंत्रियों की संख्या बढ़ा दी। अब टोटल 11 महिला मंत्री हो गई है और ये जो महिला मंत्री है वो पिछले सरकार के मुकाबले ज़्यादा है। इसके पहले 2004 में जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी तो टोटल 11 महिला मंत्री हुई थी। मनमोहन सिंह के दोनों ही टेन्योर में मैक्सिमम 10 ही महिला मंत्री हो पाई थी, बट फिर से मोदी जी ने 7 और महिलाओं को शामिल कर लिया। पहले 4 थी प्लस 7, तो यहाँ टोटल 11 महिलाएं हो गई जो मंत्रिमंडल के अंदर आ गई। इसके अंदर मंत्रिमंडल के अंदर आ गई, ठीक है। तो इनको मंत्री बनाया गया है और 6 नेता तो पहली बार केंद्रीय मंत्री बनी है। 6 नेता पहली बार केंद्रीय मंत्री बनी है। भाजपा की मीनाक्षी लेखी, शोभा करांदलजे, दर्शना जरदोस, अन्नपूर्णा देवी, भारती पवार, प्रतिमा भौमिक, तो अनुप्रिया पटेल, तो इन सबको पहली बार मंत्री का दर्जा दिया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर मंत्री की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो मंत्री और उसका मंत्रालय। निर्मला सीतारमन अभी वित्त विभाग में है। स्मृति ईरानी महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंदर है। साध्वी ज्योति है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामले के अंदर हैं। इसके अलावा अनुप्रिया सिंह को वाणिज्य मामलों में राज्य मंत्री बनाया गया है। शोभा, यानी ये जो 4 हैं ये ऑलरेडी पहले से हैं, सॉरी यहाँ तक ये 4 ऑलरेडी पहले से हैं। इसके बाद जो भी हैं वो सब नए हैं। अनुप्रिया हो गया, शोभा करंदलाजे कृषि और किसान कल्याण मंत्री, मीनाक्षी लेखी इंपॉर्टेंट है, दर्शना विक्रम जरदोस कपड़ा मंत्रालय इनको मिला है, रेणुका सिंह सरूता को जनजाति मामलों का मंत्री बनाया गया राज्य मंत्री, अन्नपूर्णा देवी को शिक्षा डिपार्टमेंट का राज्य मंत्री बनाया गया है, प्रतिभा भौमिक इनको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है, भारती प्रवीण पवार इनको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। तो ये इतना याद नहीं करना, लेकिन इंपॉर्टेंट को देख लीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा टोटल 11 है। इसके पहले अटल बिहारी में ही 2004 में 11 पहुंचा था। मनमोहन सिंह है मैक्सिमम 10, दोनों ही टेन्योर को कर दे तो 10 से ऊपर नहीं गया है। तो इस तरह से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट। ये एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है, वो है सहकारिता मंत्रालय। एक्चुअली सहकारिता मंत्रालय, इसके लिए 2 फैक्ट है। एक तो ये पहला मंत्रालय है, ठीक है, यानी नया मंत्रालय एक अलग से बनाया गया है और हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, इन्हीं को इसका प्रभार दिया गया है। तो सहकारिता मंत्रालय भी अमित शाह को दे दिया गया है। मोदी सरकार के द्वारा सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग से एडमिनिस्ट्रेशन यानी एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। केंद्र सरकार ने सहकार से समृद्धि तक ये इनका एक सहकार से समृद्धि जो है ये इनका एक दृष्टिकोण है। इसी के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया गया। तो पहली बार ये सहकारिता मंत्रालय बनी है। अमित शाह को इसका हेड बनाया गया है। इम्पोर्टेंस क्या है कि सहकारिता आंदोलन को ही मजबूत करने के लिए, ज़मीनी स्तर पे इसको मजबूत करने के लिए इसको बनाया गया है। तो 2 फैक्ट हो गया, एक तो पहली बार और दूसरी अमित शाह इसके हेड हैं। अगला फैक्ट है इंटरनेशनल के अंदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि डेनमार्क में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का महल बना है। सबसे ऊंचा सैंड कैसल बनाया गया है और ये डेनमार्क में बनाया गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में डाल दिया गया है क्योंकि इसकी ऊंचाई 21.6 मीटर है। इसके अंदर
4860 4860 इतना टन रेत का यूज़ किया गया है। तो ये सबसे ऊंचा है। इसमें 10% जो मिट्टी और गोंद भी है जिसको यूज़ किया गया है। कहा जाता है कि फ़ेब या मार्च 2022 तक ये खड़ा रह सकता है। इसके पहले सबसे ऊंचा जो था वो जर्मनी का बिंज शहर में 57 फीट या 17.65 मीटर की ऊंचाई थी। अब ये 21 मीटर की ऊंचाई है। तो इस तरह से ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अगला देखते हैं मत्स्य सेतु। इस ऐप को स्टार्ट किया गया, लॉन्च किया गया है। गिरिराज सिंह ने इसको लॉन्च किया है। एक्चुअली ये जो मत्स्य सेतु है ये किसानों को साफ पानी में, स्वच्छ जल में मछली पालने के तौर तरीके की जानकारी देगी। इस ऐप को केंद्रीय मीठा जल जल पालन अनुसंधान संस्थान सीफा भुवनेश्वर द्वारा हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के द्वारा डेवलप किया गया है। इसके अंदर यहाँ पे ऑनलाइन पूरा मछली की जितनी प्रजातियाँ हैं साफ पानी वाली, उसके से रिलेटेड जो भी लेसन है, पाठ्यक्रम है, वो इसके ऊपर रहेगा, जिसके कारण इसको मछलियों के बारे में सीख पाना आसान होगा। और इसके लिए एक अलग से ई प्रमाण पत्र भी अपने आप, जब वो ऐप से सारा कोर्स कर लिया जाएगा तो वो अपने आप आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि किसानों को आसान हो जाएगा, मत्स्य का यानी फिशिंग का जो उत्पादन है वो बढ़ जाएगा और बहुत सारे यानी लगभग 55 लाख रोजगार सिर्फ इस सेक्टर के अंदर डेवलप हो सकता है। तो इसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। उसके बाद अगला है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। ये जो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य ये है कहाँ? तो ये एक्चुअली राजस्थान में है। ठीक है, ये राजस्थान में है। ये चौथा टाइगर रिजर्व होगा राजस्थान का। ये है कहाँ? तो ये भी ध्यान रखिएगा, बूंदी जिले में है। ये राजस्थान के बूंदी जिले में है और ये जो राजस्थान के बूंदी का रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है वो पूर्वोत्तर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व को राजस्थान के दक्षिण हिस्से के मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व से जोड़ देगा। तो ये राजस्थान का 4th है। 5 जुलाई 2021 को इसको लेकर घोषणा की गई है और ये जो है वो लगभग 1071 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 1071 में इसके पहले 3 और टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें पहला रणथंभौर सवाई माधोपुर, सरिस्का अलवर के अंदर और मुकुंदरा हिल कोटा के अंदर, और ये हो गया रामगढ़ विषधारी बूंदी के अंदर। तो इस तरह से इसको बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। अगला है ग्रेवेलिया बोड़ो। ये ग्रेवेलिया बोड़ो एक्चुअली एक मकड़ी है। इसको खोजा गया है और ये असम में खोजा गया है और इस मकड़ी की प्रजाति अंडरग्राउंड यानी भूमिगत तौर से रहती है। तो ग्रेवेलिया बोड़ो जमीन के नीचे बॉम्बे में रहने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति है जो असम के अंदर ढूंढी गई है। इसके अलावा इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अभी पश्चिमी असम के चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर इसको ढूंढा गया है। जापान की आर्कनोलॉजी सोसाइटी द्वारा प्रकाशित एकटा आर्कनोलॉजी में मकड़ियों की इस प्रजाति का वर्णन किया गया है। बोडोलैंड यूनिवर्सिटी के जूलॉजी विभाग के सहायक प्रोफेसर दुलुर ब्रह्मा और रिसर्च स्कॉलर पेरसी बसुमताड़ी ने भी इसका अध्ययन किया है। इसकी कुछ खासियत जो है, ये ज़मीन के नीचे 10 से 15 सेंटीमीटर तक रह सकती है और इसके अलावा ये स्पाइडर नेमेसीडे परिवार से बिलोंग करती है। दुनिया में इसकी 188 प्रजाति है और ये बोडो मकड़ी का नाम बोडो समुदाय से लिया गया है, क्योंकि जिस इलाके में ये मिली है वहाँ बोडो समुदाय के लोग रहते हैं। तो इस तरह से इसके अलावा यहाँ पे डेक्सीपन क्लेनी एक कूदने वाली मकड़ी भी है और धीमी गति से चलने वाली मकड़ी भी है। तो ये सब भी है यहाँ पे। तो इस तरह से ग्रेवेलिया बोडो को याद रखिएगा, मकड़ी की एक प्रजाति है जो असम से मिली है।
J&K जम्मू एंड कश्मीर ने के एडमिनिस्ट्रेशन ने श्रीनगर में ड्रोन और मानव रहित वाहन, इट मीन्स कि ड्रोन जैसा जो होता है उसके स्टोरेज, भंडारण, बिक्री, उसके उपयोग यानी आप उसको उड़ा भी नहीं सकते, और उसका ट्रांसपोर्टेशन पे भी रोक है। यानी अगर कोई ड्रोन लेके उस तरफ से जाता है तो उस पर उंगली, मतलब उसको अरेस्ट किया जा सकता है, उसमें मुकदमा किया जा सकता है। तो उसके ऊपर आप जा भी नहीं सकते हो। यहाँ पे ड्रोन के लिए 144 लगा दिया गया है, और उड़ने वाले किसी भी खिलौने को भी रोक दिया गया है। एक्चुअली जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पे ड्रोन हमले को देखते हुए इस आदेश को जारी किया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, और यहाँ पे अगर उल्लंघन होती है तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। और एक चीज़ और है, यहाँ पे एक चीज़ और है कि जिन व्यक्तियों के पास पहले से ही ड्रोन कैमरे हैं और इस तरह का कोई भी चीज़ है, तो उन्हें उचित रसीद के तहत स्थानीय पुलिस स्टेशन में इसकी जानकारी देनी होगी, लेकिन तब भी ये यूज नहीं कर सकते हैं। उष्णकटिबंधीय तूफान एल्सा स्टॉर्म क्यूबा के पास आया है, और क्यूबा के पास आया है यानी कैरेबियन आइसलैंड पे ये आया है, जिसके कारण नुकसान बहुत सारा हुआ है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो एल्सा स्टॉर्म है एक ट्रॉपिकल तूफान है, क्यूबा के पास आया हुआ है, और इसके कारण काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ है। अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड के अनुसार सबसे पहला फिफ्थ जो है वो तूफान है, फिफ्थ तूफान है। लगभग 31 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ये चली थी, और इसके पहले जितने भी तूफान आए हैं इसका इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चलिए, अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इकोनॉमिक्स के अंदर कोविड से मुकाबले के लिए देश में स्वास्थ्य यानी हेल्थ से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 23,123 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया हैं, उन्होंने इसको लेकर बोला है। एक्चुअली ये जो पैकेज है वो सभी राज्यों के सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 2.44 लाख बेड बढ़ाने के लिए 2.44 लाख बेड बढ़ाने के लिए देश के टोटल 736 जिलों में बाल चिकित्सा देखभाल इकाई का निर्माण करना, पीकू का निर्माण करना, और 20,000 एक्स्ट्रा आईसीयू बेड के निर्माण के लिए इसको किया गया है, ताकि किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में देश इसके लिए तैयार रहे। और जिला स्तर पे ऑक्सीजन और दवाइयों की आपूर्ति के लिए भी इसका यूज़ किया जाएगा। तो इस तरह से ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ताकि तीसरे लहर में ये उम्मीद किया जा सकता है कि बच्चे अधिक प्रभावित हो सकते हैं, तो उनके लिए जो स्पेशल वार्ड है उसका निर्माण करने की ज़रूरत है, और उसकी बात इन्होंने की है। उसी के लिए ये सारा किया जाएगा। और जो टोटल 736 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जोड़ा जाएगा, ताकि एक दूसरे की जानकारी इनको मिलती रहे। और इनको जोड़ने के लिए ई हॉस्पिटल या ई सुश्रुत सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाएगा। और केंद्र सरकार का ये भी है कि टोटल केंद्र सरकार 6,688 कोविड बेड अलग से तैयार करना है यहाँ पे। तो इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने ये कहा है कि हमको कलेक्टिव रूप से, सामूहिक रूप से कोरोना से लड़ना है, और 9 महीने के अंदर हमको पूरी तरह से नेक्स्ट फेज़ के लिए अगर कुछ ऐसा होता है तो हमें रेडी रहना है। तो इसके लिए इसके लिए ये फंडिंग की गई है। इनको आप जानते ही होंगे, ये फेमस पर्सन हैं नहीं अब, सीएम हैं वीरभद्र सिंह। इनका निधन हो गया। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम थे और 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ये रहे हैं। तो इनका डेथ हो गया है 8 जुलाई 2021 को। तो ये याद रखिएगा, 8 जुलाई 2021 को इनकी डेथ हुई है। एक्चुअली 2021 को डेथ हुई है, और शिमला के गांधी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इन्होंने आखिरी सांस ली। तो इस तरह से, और 6 बार, ये 9 बार विधानसभा के लिए भी चुने गए हैं, 5 बार सांसद भी रहे हैं। मनमोहन सिंह के सरकार में इनको इस्पात मंत्री भी बनाया गया है, और 6 बार
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अभी हाल ही में 2012 से 2017 तक ये मंत्री रहे थे। मनु साहनी को तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। मनु साहनी को आईसीसी विश्व कप कि उसका आईसीसी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर निलंबित, ये एक्चुअली जो मनु साहनी है कुछ समय से सस्पेंड चल रहे थे। अब इनको हटाने की बात की गई है और सस्पेंड करने का रीज़न था इनका बिहेवियर, काफ़ी स्ट्रिक्ट बिहेवियर था, सख्त आचरण था, उसके कारण इनको सस्पेंड कर दिया गया और 4 महीने के बाद इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। वैसे रिज़ाइन करने के लिए आईसीसी ने भी इनके ऊपर प्रेशर बनाया था। तो इस तरह से इनके ऊपर सख्त व्यवहार करने का अपने साथियों के साथ आरोप लगा था, जिसके कारण इनको हटाया गया। 2019 में आईसीसी विश्व कप के बाद डेव रिचर्डसन के जगह पे ये सीईओ बने थे। 2022 में इनका टेन्योर समाप्त होना था, लेकिन उसके पहले ही इनको हटा दिया गया है। इसके पहले इनका एक छोटा मोटा रिकॉर्ड क्या है कि मनु साहनी पहले सिंगापुर स्पोर्ट्स हब के सीईओ भी रह चुके हैं और ESPN जो स्पोर्ट्स चैनल है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में भी काम कर चुके हैं। तो इनको खैर हटा दिया गया है। अच्छा, साइंस एंड टेक का एक ये फैक्ट छूट गया था, इसको देख लीजिए। इसका नाम है ब्रायम भारतीयंसिस। एक्चुअली पंजाब के केंद्रीय विश्वविद्यालय भटिंडा के जो भी जियोलॉजिस्ट थे उनकी एक टीम ने पूर्वी अंटार्कटिका में मॉस यानी काई के नए देसी पौधे की प्रजाति खोजी है और उसका नाम जो है ब्रायम भारतीयंसिस रखा गया है। तो इसी का नाम एक्चुअली ब्रायम भारतीयंसिस रखा गया है और ये अंटार्कटिका के लॉर्से मैन हिल्स के पास भारतीय स्टेशन के पास जो चट्टानें थी वहाँ पे इसको खोजा गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है और भारत के अंटार्कटिक मिशन से खोजी गई पहली और एकमात्र पौधे की प्रजाति ये ब्रायम भारतीयंसिस। तो इस तरह से ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ये एक्चुअली मॉस है, ठीक है। जो मॉस होता है वो बहुत सालों तक भी अगर सर्दी में बर्फ़ के नीचे दब जाएगा ना, लेकिन गर्मी के दौरान जैसे ही बर्फ़ पिघलता है तो ये पानी में भीग जाता है। बर्फ़ से तो भीगता नहीं है कोई चीज़, जब वो पिघलने लगता है तो उससे भीग जाता है और ये फिर से ज़िंदा हो जाता है। तो इसी के कारण ये ये एक बार चला गया तो इसका मरना मुश्किल है। पुष्कर सिंह धामी का जन्म पिथौरागढ़ में हुआ था और ये पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए सीएम बने हैं। एक्चुअली खटीमा सीट से इन्होंने ये जीते थे और इनको वहाँ के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, राज्यपाल का नाम है बेबी रानी मौर्य, उस राज्यपाल ने इनको शपथ दिलवाई। ये उत्तराखंड के 11वें सीएम हैं। तो इतने ही दिन में उत्तराखंड ने 11 सीएम को देख लिया है। तो 11 सीएम हैं, इन्होंने 11 मंत्रियों के साथ सीएम पद की शपथ ली है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। चलिए अगला फैक्ट है कि जेफ बेजोस ने अमेज़न का सीईओ पोस्ट छोड़ दिया है। उन्होंने मई 2021 में रिटायर करने की घोषणा की है और इनकी अपनी जगह एंडी जेसी को देने का फैसला लिया है, ठीक है। तो अमेज़न के जेफ बेजोस जो है अपने पद से हटने की घोषणा कर चुके हैं, अचानक उन्होंने कर दिया और उसके अलावा एंडी जेसी को इस पोस्ट के लिए अब आगे इनका नाम बढ़ा दिया गया है। तो इस तरह से वो अब रिटायर कर जाएंगे। एक्चुअली जेफ बेजोस ने 27 साल पहले 5 जुलाई 1994 को इसको स्टार्ट किया था, इसीलिए ये इसी तारीख को अनाउंस कर दिए थे। उसके अलावा एंडी जेसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर का एक बड़ा नाम है और अमेज़न की वेब सर्विस के चीफ के रूप में इन्होंने जिम्मेवारी संभाली थी। अब इनको जेफ बेजोस का जगह लेना पड़ेगा। ये जो अमेज़न है 1994 में खोला गया था, ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में खोला गया, बट आज के डेट में
ये लगभग हर तरह की शॉपिंग करती है और वैल्यूबल ब्रांड की गिनती में वॉलमार्ट को भी इन्होंने 2015 में पीछे छोड़ दिया था। दिलीप कुमार 98 साल के एज में दिलीप कुमार की डेथ हो गई है। एक्चुअली दिलीप कुमार बहुत समय से ही बीमार चल रहे थे और 98 की एज में इनकी डेथ हो गई है। डेट याद रखिएगा, 7 जुलाई का था जिस दिन इनकी डेथ हुई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है। और दिलीप कुमार की स्टार्टिंग फिल्मों की 1944 से ज्वार भाटा से हुई थी और इसे बॉम्बे टॉकीज़ ने प्रोड्यूस किया था। उसके बाद लगातार इन्होंने मूवीज़ बनाते रहे तो ये इम्पॉर्टेंट है। और एक और है यहाँ पे फैक्ट कि दिलीप कुमार ने 8 फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं। इसके अलावा इन्होंने इनके नाम पे सबसे अधिक अवार्ड जीतने का गिनीज वर्ल्ड में रिकॉर्ड दर्ज है, तो ये भी है। इसके अलावा 1991 में दिलीप कुमार को पद्म भूषण, 2015 में पद्म विभूषण और 1994 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। यही नहीं, 2000 से 2006 के बीच में ये राज्यसभा के मेंबर भी रहे थे और 1998 में पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान निशान ए इम्तियाज से भी सम्मानित किए गए थे। तो सिर्फ यही नहीं कि इन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड भी बनाए। तो दिलीप कुमार याद रखना है और 7 जुलाई को इनकी डेथ हुई, याद रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020-21 होने जा रहा है। टोक्यो ओलंपिक 2020-21 होने जा रहा है और इस टोक्यो ओलंपिक में मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, एक्चुअली मैरी कॉम जो है 6 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत चुकी हैं और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह हैं। ये है मनप्रीत और ये है मैरी कॉम। तो इनको ध्वज वाहक बनाया गया है टोक्यो ओलंपिक का भारत की तरफ से। तो इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट है इस खेल, यहाँ पे जो खेल होने जा रहा है उसमें सबसे बड़े दावेदारों में से एक पहलवान बजरंग पूनिया, ध्यान रखिएगा, बजरंग पूनिया को समापन समारोह का ध्वजवाहक बनाया गया है। तो ये दोनों जो हैं मैरी कॉम और मनप्रीत, तो ये स्टार्टिंग में ध्वजवाहक होंगे और बजरंग पूनिया जो हैं वो जब समाप्त होगा तब ध्वजवाहक होंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और ये मैरी कॉम ने कहा कि मेरे लिए बहुत बड़ा पल होगा। 10,000 दर्शकों को स्टेडियम में आने की अनुमति होगी और ये 50% के आसपास होगा। तो इन लोगों को आने की अनुमति होगी। 23 जुलाई से ये जो मूवमेंट है, ये जो स्पोर्ट्स है, ये स्टार्ट होगा। जयपुर भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, भारत का सबसे बड़ा नहीं, दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में बनने जा रहा है। तो जयपुर राजस्थान में है और राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने इसको बताया है और इसके लिए ये टोटल 100 एकड़ लैंड पे बनेगा। 2 से 2.5 साल का टाइम लगेगा और लगभग 650 करोड़ रुपए से इसके अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद है, यानी अहमदाबाद का जो स्टेडियम है, आपको पता है काफ़ी विवाद भी हुआ था नरेंद्र मोदी के नाम रखने के कारण, तो खैर वो है। और दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न है। पहले मेलबर्न था, अब ये अहमदाबाद वाला हो गया, नरेंद्र मोदी वाला। और नरेंद्र मोदी के स्टेडियम की जो क्षमता है 1,10,000 की है और मेलबर्न की क्षमता 90,000 की है। जयपुर में जो बनेगा ये 75,000 लोगों की बैठने की क्षमता होगी। पहली बार 45,000 का बनाया जाएगा, फिर बाद में 30,000 को एक्सटेंड किया जाएगा। तो इस तरह से ये जो जयपुर का है वो क्रिकेट स्टेडियम तैयार होगा। तो ये था संडे का आपका करंट बॉक्स। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स कवर कर लिया गया है और इसी तरह के फैक्ट्स के साथ हर सप्ताह एक संडे को करंट बॉक्स आपको मिलता रहेगा, जिसके कारण आप इम्पॉर्टेंट फैक्ट पे फोकस कीजिएगा, बाकी सारे भी करंट अफेयर्स आपको अवेलेबल होते रहेंगे।